हेलो एवरीवन। सो आज हम कुछ MCQs डिस्कस करने वाले हैं ऑन द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज, यहाँ पर ऑप्शन ए हमें दिया है रिमेन्स कॉन्स्टेंट बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, increases because the charge moves along the electric field, decreases because the charge move along the electric field, and option D है decreases because the charge moves opposite to the electric field। तो बच्चों, आपको एक बेसिक थ्योरी पता है कि अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हो तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अलोंग मूव करने लगता है इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, और जब आप किसी मास को रिलीज़ करते हो और वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अलोंग मूव करता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या होता है, वो इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है? ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। इन द सेम वे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड्स की बात करोगे बच्चों, और अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज लोगे तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा एंड इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ नेगेटिव चार्जेस, और ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाएगा तो ऑब्वियसली इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इस हिसाब से अगर आप हमारा ऑप्शन सी देखेंगे, द पोटेंशियल एनर्जी विल ऑब्वियसली डिक्रीज बिकॉज द चार्ज मूव्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो किसी भी फील्ड के अंदर कोई पार्टिकल उस फील्ड के अलोंग ऑन इट्स ओन मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली वो अपनी एनर्जी को क्या करने की कोशिश कर रहा है, रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। ये यूनिवर्स के हर पार्टिकल का नेचुरल बिहेवियर होता है। एवरी सब्सटेंस इन द यूनिवर्स, एवरी एटम, एवरी मॉलिक्यूल इन द यूनिवर्स ट्राइज टू रिड्यूस इट्स एनर्जी एंड बिकम स्टेबल। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। फिगर शोज सम इक्विपोटेंशियल लाइंस डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस। अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो आप यहाँ पर तीन फिगर्स देख सकते हो और तीनों फिगर्स में हम एक चार्ज पार्टिकल को ए से बी की तरफ मूव करवा रहे हैं। फिगर 1 में भी हम चार्ज पार्टिकल को ए से बी की तरफ मूव करवाएंगे, 2 में भी और फिगर 3 में भी। ऑप्शन हमें दिया है, जो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है वो है वर्क डन इन फिगर 1 इज ग्रेटेस्ट, ऑप्शन बी इज वर्क डन इन फिगर 2 इज लीस्ट, ऑप्शन सी है वर्क डन इज सेम इन ऑल द 3 फिगर्स, एंड ऑप्शन डी है वर्क डन इज ग्रेटर इन फिगर 3 एज कंपेयर टू फिगर 2 बट इज इक्वल टू फिगर 1। तो बच्चों, जैसा आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, करेक्ट। सो ऑब्वियसली वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, करेक्ट। सो ऑब्वियसली वर्क डन विल डिपेंड अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस। हम चार्ज को कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं मूव करवाते वक्त, उससे हमारा डिसाइड होगा कि वर्क डन क्या हो रहा है। अगर आप फिगर 1 में देखोगे तो हमारा पॉइंट ए 20 वोल्ट पर है और पॉइंट बी 40 वोल्ट पर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम कितना प्रोवाइड कर रहे हैं पार्टिकल को जब हम उसे ए से बी की तरफ ले जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं। अगर आप फिगर 2 देखोगे तो हमारा पॉइंट ए 20 वोल्ट पर है और पॉइंट बी यहाँ पर भी कौन से वोल्ट पर है, 40 वोल्ट पर है, और ए से बी तक ले जाओगे आप चार्ज पार्टिकल को तो फिर से आप 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हो। फिगर 3 में अगर आप देखोगे तो हमारे चार्ज पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन पॉइंट ए पर है 20 वोल्ट और फाइनल पोजीशन जो हमारे चार्ज पार्टिकल की है एट पॉइंट बी विच इज़ 40 वोल्ट, करेक्ट। सो अगेन यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस कितने वोल्ट का हो रहा है, 20 वोल्ट का हो रहा है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन चाहे जो भी हो, हमें एट द एंड इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे फोकस करना है। इनिशियल 20 वोल्ट, फाइनल 40 वोल्ट, दोनों के बीच का डिफरेंस तीनों डायग्राम में 20 वोल्ट का आ रहा है। तो तीनों डायग्राम में हम हमारे चार्ज को 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली तीनों डायग्राम में हम वर्क डन क्या कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं। So in this way option C becomes your correct option. Work done is same in all the 3 figures. So the next question is equipotentials at a great distance from a collection of charges whose total sum is not 0 are approximately. Option A spheres, option B planes, option C है paraboloids and ellipsoids. तो देखिए बच्चों, मान लीजिए हम कुछ कलेक्शन ऑफ चार्जेस की बात कर रहे हैं और एज पर द क्वेश्चन इन सभी चार्जेस का कलेक्शन का जो नेट वैल्यू है वो नॉट जीरो है, नॉन जीरो है, करेक्ट। सो मान लीजिए मैंने कलेक्शन ऑफ 3 चार्जेस लिया है
तो फार पॉइंट पर करेक्ट बहुत दूर से हमें ये तीनों चार्जेस कैसे नजर आएंगे, इन द फॉर्म ऑफ अ पॉइंट चार्ज, करेक्ट. सो फ्रॉम अ फार पॉइंट ऑल दिस कलेक्शन ऑफ चार्जेस वुड अपीयर एज अ पॉइंट चार्ज. और मान लीजिए इस पॉइंट चार्ज का नेट चार्ज कितना होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है. सो फ्रॉम अ फार पॉइंट कलेक्शन ऑफ ऑल दीज चार्जेस अपीयर्स टू बी एज अ सिंगल पॉइंट चार्ज. और सिंगल पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको याद है किस शेप का होता है, ऑब्वियसली वो स्फेरिकल शेप का होता है. तो हमारा ऑप्शन ए क्या बन जाता है, करेक्ट ऑप्शन. सो वी टिक द ऑप्शन ए एज करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज two small spheres each carrying a charge q are placed r meter apart. If one of the sphere is taken around the other one in a circular path of radius r, the work done will be. So मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज स्फीयर है और इसके पास एक दूसरा चार्ज स्फीयर है जो इसके अराउंड सर्कुलर पाथ में घूम रहा है. तो वर्क डन कितना होगा. ऑब्वियसली बच्चों आपको पता है, मैंने पहले भी कहा था कि सर्कुलर पाथ में डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो टेंजेंशियल होता है. मान लीजिए हमारा मोशन जो है एंटी क्लॉकवाइज है तो डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह से आप देख सकते हो टेंजेंशियल होगा. और सेंटर पे जो चार्ज पड़ा है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियल होगी, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा. मोशन और फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा. तो वर्क डन क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली एफ एस कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो हियर वर्क डन विल बी 0. तो आप देख सकते हो बच्चों, अगर हम डेरिवेशंस या थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स अगर चैप्टर के बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो चाहे क्वेश्चन किसी भी तरह से फ्रेम हो, अगर हमारे बेसिक्स क्लियर है तो हम किसी भी तरह के क्वेश्चन का इजीली आंसर कर सकते हैं. लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट O which is whose coordinates are three-dimensional coordinates as x, y, z and that too they are in meters in a space is given by V is equal to 4x square volt. The electric field at the point 1 meter 0 2 meter in volt per meter is. तो बच्चों अगर आप यहाँ पर देखोगे हमें पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है 4x स्क्वायर, करेक्ट. और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है एट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ कोऑर्डिनेट विच इज़ 1, 0, 2. हमें पता है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है माइनस ऑफ dV/dx. तो हम क्या करेंगे, v की जगह वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे एज 4x स्क्वायर और इसे हम डिफरेंशिएट कर देंगे. सो ऑब्वियसली माइनस ऑफ d/dx ऑफ 4x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा, करेक्ट. अब आप देख सकते हो कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंशिएट होने पर -8x हो जाता है तो आप देखिए यहाँ पर हमें किस कोऑर्डिनेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, 1, 0, 2. सो ऑब्वियसली x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 1, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा -8 वोल्ट पर मीटर. तो अगर आप चारों ऑप्शन देखोगे तो ऑब्वियसली हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस विद अ वैल्यू ऑफ 8 वोल्ट पर मीटर. सो ऑप्शन ए बिकम्स योर करेक्ट ऑप्शन. लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. If a unit positive charge is taken from one point to another over an equipotential surface, then तो बच्चों आपको पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर आप चार्ज को मूव करवाते हो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, आप चार्ज को कोई नया पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं कर रहे हो. सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट 0 होगा तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आप चार्ज को डिस्प्लेस करते हो तो वर्क डन हमेशा क्या होता है, 0 होता है. सो योर ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, नो वर्क इज डन. Let us go for the next question. A hollow metal sphere of radius 5 cm is charged so that the potential on its surface is 10 volt. The potential at the center of the sphere is. तो आप देख सकते हो बच्चों हमारे पास एक चार्ज स्फीयर है जिसके सरफेस पर पोटेंशियल कितना है, इट इज़ अराउंड 10 वोल्ट. हमें पूछा जा रहा है सेंटर पर कितना पोटेंशियल होगा. सो ये प्रॉपर्टी हमने पहले डिस्कस की थी कि इनसाइड द मेटल स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. And if inside the metal sphere electric field is 0, so inside the metal sphere potential is always constant. और उसकी वैल्यू क्या होगी, जो सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू होती है वही इनसाइड द स्फीयर पोटेंशियल की वैल्यू होती है. अगर सरफेस पर हमारे पोटेंशियल की वैल्यू 10 वोल्ट है तो सेंटर पे भी हमारे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, 10 वोल्ट ही रहेगी. सो ऑप्शन बी बिकम्स योर करेक्ट ऑप्शन. लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ कंडक्टर विथ अ पॉजिटिव चार्ज, ऑप्शन ए है इज ऑलवेज एट अ पॉजिटिव पोटेंशियल, ऑप्शन बी है इज ऑलवेज एट 0 पोटेंशियल, ऑप्शन सी है इज ऑलवेज एट नेगेटिव पोटेंशियल एंड ऑप्शन डी है मे बी एट पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव पोटेंशियल. तो
तो अब देखिए बच्चों, इसे समझने के लिए हम फिर से अर्थ की ग्रेविटी का एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। हम हमेशा अर्थ के सरफेस को जीरो पोटेंशियल मानते हैं, बट रियलिटी में आप जब अर्थ के सरफेस पर खड़े होते हो तो आपकी एक हाइट होती है विथ रिस्पेक्ट टू द कोर ऑफ द अर्थ, करेक्ट। सो जो अर्थ का कोर होता है वहाँ पर रियलिटी में पोटेंशियल हमारा क्या होता है, ज़ीरो होता है। बट हम हमेशा हमारे अर्थ सरफेस को एक रेफरेंस सरफेस मानते हैं और हमारे पोटेंशियल को हमेशा सरफेस के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं और हम कहते हैं हमारे अर्थ सरफेस का पोटेंशियल क्या है, ज़ीरो है। सो अर्थ सरफेस से ऑब्जेक्ट जितना लिफ्ट होगा उतना ही हम उसके पोटेंशियल एनर्जी को कोरिलेट करते हैं। बट रियलिटी में हमारा ज़ीरो पोटेंशियल कहाँ होता है, अर्थ के कोर के पास। अब देखिए ग्रेविटी में जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे पोटेंशियल को जो हम डिफाइन कर रहे हैं एज अ ज़ीरो पोटेंशियल, वो हम हमारे अर्थ सरफेस को कंसिडर करके ज़ीरो पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल की वैल्यू डिसाइड करना और डिफाइन करना ये हमारे हाथ में होता है। वी कैन डिसाइड एज टू विच वैल्यू ऑफ पोटेंशियल कैन बी कंसिडर्ड एज अ रेफरेंस और अ ज़ीरो पोटेंशियल। हम हमारे अर्थ सरफेस को ज़ीरो पोटेंशियल मानते हैं बट रियलिटी में है नहीं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर एजम्पशन। इन द सेम वे अगर हमारा कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो हम उस पॉजिटिव चार्ज के पोटेंशियल को एज अ रेफरेंस हम उसे पॉजिटिव पोटेंशियल भी मान सकते हैं, एज अ रेफरेंस हम उसे ज़ीरो पोटेंशियल भी मान सकते हैं और एज अ रेफरेंस उसे हम नेगेटिव पोटेंशियल भी मान सकते हैं। सो इन जनरल डिसाइडिंग द पोटेंशियल फॉर अ गिवन पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ऑल डिपेंड्स अपॉन आवर एजम्पशन। सो इस तरह से हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाता है बच्चों, करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। यू कैन कंसिडर अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी आइदर एज अ पॉजिटिव, ज़ीरो और अ नेगेटिव पोटेंशियल एज पर योर कन्वीनियंस एंड एज पर योर एजम्पशन। इट इज ऑल योर चॉइस। Let us go for the next question. Which of the following option is correct in a region of constant potential? Option A है electric field is uniform. Option B है electric field is zero. Option C है there can be charge inside the region. And option D है electric field varies with distance. So obviously किसी region में अगर potential constant है तो हम जानते हैं कि E होता है माइनस ऑफ dV/dx। सो किसी रीजन में अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ज़ीरो हो जाएगी। सो योर ऑप्शन बी बिकम्स योर करेक्ट ऑप्शन। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ टू मेटालिक स्फीयर्स ए एंड बी आर R1 and R2 respectively such that R1 is greater than R2. They are connected by a thin wire and the system is given a certain charge. The charge will be, ऑप्शन ए है ग्रेटर ऑन स्फीयर बी, ऑप्शन बी है ग्रेटर ऑन स्फीयर ए, ऑप्शन सी है इक्वल ऑन बोथ द स्फीयर्स एंड ऑप्शन डी है ज़ीरो ऑन बोथ द स्फीयर्स। अब जैसा आपको पता है बच्चों, ये प्रॉपर्टी मैंने पहले भी बताया था कि अगर दो स्फीयर्स वायर से कनेक्टेड है, करेक्ट, यू हैव टू स्फीयर्स ऑफ डिफरेंट रेडाई कनेक्टेड बाय अ वायर। सो जैसे आप दोनों स्फीयर्स को वायर से कनेक्ट करते हो और एज पर द क्वेश्चन आप वायर से कनेक्ट करने के बाद आप क्या कर रहे हो, इनको चार्ज प्रोवाइड कर रहे हो। हमें पूछा जा रहा है कि चार्ज किस स्फीयर पे ज़्यादा होगा या फिर क्या दोनों स्फीयर पे चार्ज सेम होगा या नहीं। अब आप देखो ये प्रॉपर्टी क्या है। आपको पता है कि आप जैसी वायर कनेक्ट करते हो दो मेटालिक स्फीयर को तो दोनों स्फीयर्स के पोटेंशियल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अगर दोनों स्फीयर के पोटेंशियल इक्वल हो जाएंगे तो KQ1/R1 बिकम्स इक्वल टू KQ2 डिवाइडेड बाय R2, करेक्ट। अब ये K और K आप देख लीजिए कैंसिल हो जाएंगे तो आपको मिल रहा है Q1/R1 इज इक्वल टू Q2/R2। सो यू हैव Q1/R1 इज इक्वल टू Q2/R2। अब आप रीअरेंज कर लीजिए बच्चों इन्हें, इट बिकम्स Q1/Q2 इज इक्वल टू R1/R2। सो ऑब्वियसली एज पर द क्वेश्चन R1 इज ग्रेटर देन R2. So if R1 is greater than R2 then obviously Q1 will be greater than Q2. मतलब स्फीयर A पर चार्ज क्या होगा, ज़्यादा रिसाइड करेगा। जब आप दोनों स्फीयर को वायर से कनेक्ट करोगे तो स्फीयर A पर ज़्यादा चार्ज जाना चाहिए ताकि दोनों स्फीयर का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए। ओके, सो एज पर द क्वेश्चन योर ऑप्शन बी बिकम्स योर करेक्ट ऑप्शन। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Three charges capital Q, small q and small q are placed at the vertices of an equilateral triangle of side L as shown in figure. If the net electrostatic energy of the system is 0, then Q is equal to.
अब देखोगे बच्चों, आपको इस क्वेश्चन में नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी सिस्टम का क्या दिया है, 0 दिया है, करेक्ट। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का मतलब है कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपको क्या दे रखी है, 0 दे रखी है एज पर द क्वेश्चन। अब पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है वर्क डन टू एक्यूमुलेट ऑल दीज 3 चार्जेस टुगेदर। अब आप तीनों चार्ज को टुगेदर एक्यूमुलेट करने के लिए, तीनों चार्जेस को एसोसिएट करने में जो वर्क लग रहा है वही इस सिस्टम की क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। और यही पोटेंशियल एनर्जी एज पर द क्वेश्चन हमें 0 दे रखी है। तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें पहले वर्क डन या फिर आप कहिए पोटेंशियल एनर्जी का पहले एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। और एक्सप्रेशन बनाते वक्त जैसा मैंने कहा है आपको कि जितने भी चार्ज सिस्टम्स हो इन सब की इंडिविजुअल क्या होनी चाहिए, एक्सक्लूसिव पेयरिंग होनी चाहिए। यानी फर्स्ट और सेकंड चार्ज के बीच में पेयरिंग, सेकंड और थर्ड के बीच में पेयरिंग, और थर्ड और फर्स्ट के बीच में पेयरिंग। इस तरह से 3 सम टर्म्स क्रिएट होंगे हमारे पोटेंशियल एनर्जी के। और ये तीनों सम टर्म्स आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हो। हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी के Q1 इंटू Q2 बाई आर प्लस के Q1 इंटू Q2 बाई आर प्लस के Q1 इंटू Q2 बाई आर विच इज इक्वल टू 0 एज पर द क्वेश्चन। एज पर द क्वेश्चन हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। अब आप देखिए हमें इस कंडीशन को बस सिंप्लीफाई करना है। आप सिंप्लीफाई करोगे तो के क्यू बाय एल कॉमन हो जाएगा, करेक्ट। स्मॉल के क्यू बाय एल कॉमन हो जाएगा, होल इंटू कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू इज 0। और आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको कैपिटल क्यू की वैल्यू मिलेगी एज माइनस ऑफ क्यू बाई 2। और हमें यहाँ पर कैपिटल क्यू ही पूछा है इस क्वेश्चन में। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन डी। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज thin spherical shell with its center at origin as we move from point P to Q along x axis। So हमें यहाँ पर डायग्राम दिया है, एक thin spherical shell दिया है, and as per the question we have to move in a direction from point P to point Q। और हमें इस डायरेक्शन में जाते हुए हमारे पोटेंशियल का वेरिएशन बताना है कि कैसा होगा इन चारों ग्राफ्स में से। सो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला ही हम यूज़ करते हैं, इट इज़ के क्यू बाय आर। क्योंकि चार्ज स्फीयर को हम पॉइंट चार्ज जैसा मान सकते हैं और पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर। सो आप जैसे जैसे पी से ओ की तरफ आगे बढ़ोगे या फिर आप कहिए पी से ए की तरफ आगे बढ़ोगे तो आप चार्ज बॉडी के पास आ रहे हो, तो पास आ रहे हो तो आपका आर डिक्रीज होगा, और आर डिक्रीज होने से आपका पोटेंशियल क्या होने लग जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा, करेक्ट। तो आप देख सकते हो हमारे फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ डायग्राम में पी से ए तक जब हम जाते हैं तो हमारे पोटेंशियल इन तीनों ग्राफ में क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो हाल फिलहाल हमें कोई आइडिया नहीं आ रहा है कि इन तीनों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ करेक्ट है। गारंटी हमारा ऑप्शन सी तो क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि पी से ए के डायरेक्शन में हमारा पोटेंशियल बढ़ना चाहिए और सी ग्राफ में ये घट रहा है। अब बच्चों अगर आप देखोगे, आप जैसे ही ए से ओ की तरफ और ओ से बी की तरफ आगे ट्रेवल करते हो, सो यू आर थ्रू आउट द प्रोसेस यू आर इनसाइड द स्फीयर। और आपको पता है इनसाइड द स्फीयर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, करेक्ट। सो ए से लेके बी तक हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट रहना चाहिए। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा ग्राफ बी है इसमें आप देख सकते हो ए से बी तक इस डायरेक्शन में हमारा पोटेंशियल क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। फर्दर जब आप बी से क्यू की तरफ आगे बढ़ते हो तो आप स्फीयर से दूर जा रहे हो तो आपका आर इंक्रीज होगा और पोटेंशियल डिक्रीज होगा, जो कि आप हमारे ग्राफ बी में देख सकते हो पोटेंशियल को डिक्रीज होते हुए। सो इन दिस वे योर ऑप्शन बी बिकम्स योर करेक्ट ऑप्शन। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर बिलो शोज अ hollow conducting body placed in an electric field. Which of the quantities are zero inside the body? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज डेंसिटी, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड चार्ज डेंसिटी, एंड ऑप्शन डी है इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एंड चार्ज डेंसिटी। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी इस स्फीयर के अंदर जीरो रहने वाली है, करेक्ट। अब आप देखिए बच्चों, एक तो बेसिक चीज़ आपको पता ही है कि स्फीयर के अंदर पोटेंशियल कभी जीरो नहीं होता है। कंडक्टिंग बॉडी या मेटल स्फीयर के अंदर कभी पोटेंशियल जीरो नहीं होता, वो कांस्टेंट होता है। जीरो क्या होता है, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो आप देखोगे बाय एलिमिनेशन मेथड पोटेंशियल तो जीरो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन ए हो गया रॉन्ग।
आप देखोगे ऑप्शन सी में भी पोटेंशियल टर्म है, वो ज़ीरो नहीं हो सकता, ये भी हो गया रॉन्ग। ऑप्शन डी में भी पोटेंशियल का टर्म नज़र आ रहा है, ये भी हो गया रॉन्ग। तो एलिमिनेशन मेथड से हमारे लिए कौन सा ऑप्शन बचता है? ऑप्शन बी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज डेंसिटी दोनों स्फीयर के अंदर क्या हो सकती है? ज़ीरो हो सकती है। ये ऑब्वियस ही बात है बच्चों। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज स्फीयर है और मैंने स्फीयर के सेंटर पे फोर्सफुली एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया। मान लीजिए एक मेटल स्फीयर के अंदर, हॉलो मेटल स्फीयर के अंदर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो क्या होगा बच्चों? ड्यू टू इंडक्शन प्रोसेस इस स्फीयर के इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा, अंदर की तरफ इनर सरफेस की तरफ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा। और ये नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? ऑब्वियसली माइनस क्यू होगी। और बाहर की तरफ क्या एक्यूमुलेट होगा? पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा, जिसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी? प्लस क्यू होगी। अगर आप इनसाइड द स्फीयर की बात करोगे तो इनसाइड द स्फीयर आप देख रहे हो माइनस क्यू का भी चार्ज है और सेंटर पे पड़ा प्लस क्यू का भी चार्ज है। तो इनसाइड द स्फीयर नेट चार्ज क्या हो रहा है? ज़ीरो हो रहा है, करेक्ट। सो इनसाइड द स्फीयर हमेशा, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर चार्ज डेंसिटी हमेशा क्या होती है? नेट चार्ज डेंसिटी हमेशा ज़ीरो होती है। क्लियर? सो ऑप्शन बी बिकम्स योर करेक्ट ऑप्शन। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Equipotential surfaces are shown in figure, then the electric field strength will be करेक्ट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के पॉसिबल ऑप्शंस हमें यहाँ पर दे रखे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो इस डायग्राम में हमें अलग अलग इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस दे रखे हैं जो स्लांटेड सर्फेसेस है। पहला सर्फेस 10 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सर्फेस है, दूसरा 20 वोल्ट का है, तीसरा 30 वोल्ट का है। आप इन्हें इक्विपोटेंशियल लाइन्स भी कह सकते हैं, करेक्ट। और ये तीनों लाइन्स पैरेलल है एक दूसरे के साथ और एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिटरमाइन करना है। तो बच्चों अगर आप एक इक्विपोटेंशियल लाइन को कंसीडर करोगे, लेटर से हम एक 10 वोल्ट की इक्विपोटेंशियल लाइन कंसीडर कर रहे हैं, हमारे एक्स एक्सिस के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है ये इक्विपोटेंशियल लाइन। हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है। तो आपको एक बेसिक प्रॉपर्टी पता है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ऑब्वियस ही बात है बच्चों, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस के 90 डिग्री पर रहनी चाहिए। तो पॉसिबली हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शायद कुछ इस तरह से डायरेक्टेड हो सकती है, मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विथ इक्विपोटेंशियल लाइन। अब आप देखिए एक्स एक्सिस के साथ, हमारे एक्स एक्सिस के साथ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितना एंगल बना रही है? 90 + 30, ये कितना एंगल हो जाएगा? 120 डिग्री का। सो ऑब्वियसली आवर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हैज़ टू मेक अ 120 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। तो आप देखोगे हमारे चारों ऑप्शन में से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो या तो ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। तो हमें एंगल तो पता चल गया क्या रहने वाला है, अब हमें वैल्यू डिटरमाइन करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। सो लेट अस डिटरमाइन। तो जैसा आपको पता है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फार्मूला होता है E = -dV/dr। तो हमने यहाँ पर dV लिख दिया -E/dr cos थीटा। अब आप बोलोगे सर cos थीटा कैसे आया? तो ऑब्वियसली बात है बच्चों, वेक्टर फॉर्म में जो हमारा डेल्टा V होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और पोजीशन वेक्टर का उसे डॉट प्रोडक्ट ही होना पड़ेगा, करेक्ट। पोजीशन वेक्टर क्या है? ये जो हमारी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, करेक्ट। सो आवर पोटेंशियल डिफरेंस हैज़ टू बी E.dr बिकॉज हमारा पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसे डॉट प्रोडक्ट ही होना पड़ेगा। तो डॉट प्रोडक्ट को अगर आप एक्सपांड करते हो तो वो -E/dr cos थीटा हो जाएगा, करेक्ट। नेगेटिव साइन तो ऑब्वियसली है बिकॉज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस। सो डेल्टा V विल बी -E∆r cos थीटा, where theta is the angle between electric field and the x axis, करेक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो है हमारा थीटा। तो आप देखिए हम E कैसे कैलकुलेट करेंगे? -ΔV/ΔR cos थीटा, और आपको मिलेगा डेल्टा V हो जाएगा -20 - 10। हम दो इक्विपोटेंशियल लाइंस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं, 20 वोल्ट -10 वोल्ट अपॉन डेल्टा R। दोनों के बीच का जो सेपरेटिंग डिस्टेंस है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर का है। ये तो ऑब्वियस है, आप देख सकते हो इस डायग्राम में 20 सेंटीमीटर -10 हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर, और जो थीटा है वो जैसा मैंने कहा वो कितना है? 120 डिग्री का। और cos ऑफ 120 कितना होता है? इट इज़ माइनस ऑफ cos 60 डिग्री, करेक्ट। cos 120 डिग्री इज माइनस ऑफ cos 60 डिग्री विच इज़ नथिंग बट -½ करेक्ट। सो आप जैसे ये वैल्यू इंसर्ट करोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा 200 वोल्ट पर मीटर। सो योर ऑप्शन सी बिकम्स योर करेक्ट ऑप्शन। आपके लिए एक चीज़ कंफ्यूजिंग हो सकती है बच्चों, यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि सर ये cos थीटा आया कहाँ से? पहले तो कभी डेरिवेशन में हमने cos थीटा देखा नहीं। सो ऑब्वियस ही बात है बच्चों, यहाँ पर ये केस हमारा एक्सेप्शनल केस है।
हमेशा क्या होता है कि अगर आप एक्स एक्सिस को कंसिडर करते हो तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रहती है, मतलब हमारे डी आर यानी या फिर आप कहिए डी एक्स कंपोनेंट के साथ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमेशा 0 डिग्री का एंगल बनाता है। तो कॉस 0 हमेशा यहाँ पर 1 रह जाता था और वो हमारा हमेशा कॉमन केस रहता था। बट इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्लांटेड है और ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है हमारे एक्स एक्सिस के साथ। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर कॉस थीटा कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट एज शोन इन फिगर। तो आप देख सकते हो Q1 और Q2 A और B पॉइंट्स पर है इस डायग्राम में और 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। अ थर्ड चार्ज Q3 इज मूव्ड along the arc of a circle of radius 40 centimeter from point C to D. The change in potential energy of the system is Q3 upon 4 pi epsilon naught into K, where K is ऑप्शन A है 8Q1, ऑप्शन B है 6Q1, ऑप्शन C है 8Q2 और ऑप्शन D है 6Q2। तो जो K हमें यहाँ डिटरमाइन करना है ये हमारा वो परमिटिविटी वाला K नहीं है, ये ऐसे ही क्वेश्चन में हमें एक इन जनरल K कांस्टेंट बनाकर दे दिया और हमें ये K की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे हम X कहते हैं तो फाइंड X, वैसे ही यहाँ पर K है। तो आप देखिए बच्चों, इनिशियल चार्ज की पोजीशन क्या है Q3, Q1 और Q2 की, ये कुछ इस तरह से। तो हम सबसे पहले इन इनिशियल पोजीशंस के लिए इस चार्ज सिस्टम के, इस 3 चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हम डिटरमाइन करेंगे। करेक्ट। सो जैसे ऑब्वियस सी बात है, आप देखेंगे क्वेश्चन में हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दे रखा है और इस एक्सप्रेशन में हमें K को डिटरमाइन करना है। सो हम सबसे पहले चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने से पहले हम सबसे पहले इन 3 चार्ज सिस्टम के इनिशियल पोजीशन पर उनकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, जो कि होता है वर्क डन टू एसोसिएट चार्ज। उसके बाद हमारा Q3 एज पर द क्वेश्चन D पॉइंट पर जाके बैठ रहा है, तो Q3 की नई पोजीशन अलॉट हो जाएगी। तो इन तीनों चार्ज के लिए फिर से हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और इनिशियल और फाइनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फाइनली हम हमारे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और K डिटरमाइन करेंगे। करेक्ट। तो आप जैसे जानते हो बच्चों की पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है ऑलवेज इट इंक्लूड्स एक्सक्लूसिव पेयरिंग ऑफ ऑल द चार्जेस। तो हमारे पास 3 चार्जेस है तो तीनों की 3 पेयरिंग बनेगी और 3 सम टर्म्स बनेंगे जो आप इस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में देख सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला है K Q1 इंटू Q2 बाय R। तो यहाँ पर Q1 Q2, Q2 Q3 और Q3 Q1 के 3 सम टर्म्स बन चुके हैं। अगर आप हमारे चार्जेस की इनिशियल पोजीशन इस डायग्राम में देखोगे, हमारे चार्ज A, B और C पॉइंट्स पर है। इन पॉइंट्स के लिए आप देख सकते हो हमारा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा। Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस तो 0.3 मीटर्स हो जाएगा, जो ऑब्वियसली आप देख सकते हो यहाँ पर। वैसे Q2 और Q3 के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप देख सकते हो Q2 और Q3 के बीच का डिस्टेंस हमने लिखा 0.5। ऑब्वियस ही बात है बच्चों, हम यहाँ पर Q2 और Q3 का एक डायरेक्ट डिस्टेंस यूजिंग हाइपोटेनियस मेजर कर सकते हैं बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। सो ऑब्वियसली ये जो दोनों साइड्स है इनको आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपको हाइपोटेनियस मिल जाएगा 0.5 मीटर्स। वैसे Q3 और Q1 के बीच का डिस्टेंस, Q3 और Q1 के बीच का डिस्टेंस कितना है, Q3 और Q1 के बीच का डिस्टेंस है 0.4 मीटर्स। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दी। ठीक इसी तरह से अगर हमारा C पॉइंट पर पड़ा Q3 का चार्ज D पॉइंट पर चला जाता है तो हमारी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो Q1 और Q2 तो चेंज नहीं हुए तो उनके बीच का डिस्टेंस 0.3 ही रहेगा। अगर आप Q2 और Q3 की बात करोगे तो आप देखिए हमारा Q3 जो है D पॉइंट पर जाकर बैठने वाला है। करेक्ट। सो D पॉइंट पर Q2 और Q3 के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 0.1 मीटर होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये जो आर्क है उसका रेडियस 40 सेंटीमीटर है, तो इस साइड से भी रेडियस 40 सेंटीमीटर होगा। सो A से B का डिस्टेंस 30 है तो B से D का डिस्टेंस कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि SI यूनिट में हो जाएगा 0.1 मीटर्स। वैसे ही Q3 और Q1 के बीच का डिस्टेंस A से लेकर D तक का जो डिस्टेंस होगा वो 0.4 मीटर हो जाएगा। करेक्ट। अब आप दोनों इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्सट्रैक्शन हमेशा हम जो चेंज कैलकुलेट करते हो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल कैलकुलेट करते हैं और आप देख सकते हो कुछ इस तरह से सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, कॉमन टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर। ओके 0.3 वाला Q1 और Q2 की पेयरिंग यहाँ कैंसिल हो जाएगी। इसे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 Q2 Q3 माइनस 2 Q2 Q3, ये हो जाएगा 8 Q2 Q3। करेक्ट। तो हमने एज पर द गिवन इक्वेशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज Q3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमने Q3 को यहाँ पर सेपरेट कर दिया
और बच कौन सा टर्म रहा है हमारे लिए, 8 टाइम्स Q2 का टर्म्स बच रहा है, एंड हेंस वी कैन से ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन. लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स show the correct variation of magnitude of potential energy of dipole when rotated from stable equilibrium to unstable equilibrium. तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक हमारे फर्स्ट चैप्टर से भी कोरिलेटेड है. हमारे डायपोल के पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन अगर आपको याद होगा, इट इज़ गिवन बाय U इज इक्वल टू माइनस ऑफ PE कॉस थीटा. स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. तो U की जो इनिशियल वैल्यू होगी, लेट अस से इट इज़ UI, इट बिकम्स माइनस ऑफ PE. और अगर आप देखेंगे इन चारों ग्राफ में से अगर किसी ग्राफ में इनिशियल वैल्यू माइनस PE है तो वो ग्राफ C और ग्राफ D में है. तो हाल फिलहाल हमारा C और D में से ही कोई करेक्ट ऑप्शन हो सकता है. अब फाइनल पोजीशन हमारे डायपोल की क्या रह रही है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की. अनस्टेबल में थीटा होता है 180 और कॉस 180 होता है -1. सो हमारा जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हो जाएगा प्लस PE. करेक्ट. सो हमारी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी प्लस PE. तो आप देख सकते हो इस ग्राफ में भी आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस P है, इस ग्राफ में भी प्लस PE है. बट आप देखेंगे कि ये जो हमारा C सेक्शन वाला जो ग्राफ है ये लीनियर ग्राफ है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कभी लीनियर नहीं होते. ओके, हमारा पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ कॉस थीटा. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमेशा कर्व्ड फंक्शंस होते हैं. साइनोसॉइडल और कोसाइनोसॉइडल फंक्शंस हमेशा कर्व्ड फंक्शंस होते हैं, वो कभी इस तरह के रैंप फंक्शन नहीं होते. करेक्ट. ये जो आप स्ट्रेट लाइन स्लोप देख सकते हो ग्राफ C में, ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं रैंप फंक्शन. ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नेवर लीनियर फंक्शंस, दे आर नेवर रैंप फंक्शन, दे आर ऑलवेज कर्व्ड फंक्शन. और इसलिए हम कहेंगे कि हमारा ऑप्शन D जो है सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है यहाँ पर. So we mark option D as the correct option. Let us go for the next question. Figure shows two hollow charged conductors A and B having same positive surface charge densities. तो A की भी surface charge density सिग्मा है, let us say, और B की भी surface charge density सिग्मा है. B is placed inside A and does not touches it. On connecting them with a conductor, हमें ये बताना है कि चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होगा. A से B फ्लो होगा, B से A फ्लो होगा, या A से B के बीच में ये टू एंड फ्रो करता जाएगा चार्ज, या चार्ज फ्लो ही नहीं होगा, ये हमें बताना है. तो बच्चों, आपको याद होगा हमने हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन देखा था. कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के वीडियो लेक्चर में हमने कहा था कि चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम इनर स्फीयर टू आउटर स्फीयर नो मैटर वॉट एवर इज द चार्ज ऑफ आउटर स्फीयर. करेक्ट. ये हमने हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में बात की थी एक प्रॉब्लम में. ओके, अब यहाँ पर भी वही कंसेप्ट अप्लाई होगा. आपको पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कॉन्सेंट्रिक स्फीयर का, इट इज गिवन बाय Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2. करेक्ट. और यहाँ पर Q1 क्या है, Q1 इज द चार्ज ऑन B एंड R1 इज द रेडियस ऑफ B. करेक्ट. सो हमारा B का रेडियस कितना है, हमारे B का रेडियस है R1. सो ऑब्वियसली R1 इज लेस देन R2 और इसलिए हम कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा इनर स्फीयर का ज़्यादा होता है. आप प्लीज़ हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर को देखिएगा, वहाँ पर हमने एक प्रॉब्लम किया था. करेक्ट. द नेम ऑफ द वीडियो लेक्चर इज कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. उसमें हमने एक प्रॉब्लम किया था और उस प्रॉब्लम में हमने कहा था कि चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम इनर स्फीयर टू आउटर स्फीयर. एज लॉन्ग एज हमारा इनर स्फीयर चार्ज है, बस उसकी चार्ज की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. चाहे वो चार्ज की वैल्यू कोई भी हो, वो पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए. एज लॉन्ग एज हमारा स्फीयर भी पॉजिटिवली चार्ज है, द चार्ज विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम इनर स्फीयर टू आउटर स्फीयर. और इसलिए इस बेसिक जानकारी के बेसिस पर हम कहेंगे हमारा ऑप्शन बी क्या बनता है बच्चों, करेक्ट ऑप्शन बन जाता है. सो हियर ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, एज यू नो दैट द पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ आउटर स्फीयर. इस कंसेप्ट को बच्चों आप एक और तरीके से समझ सकते हो. हमें पता है पोटेंशियल का एक्सप्रेशन होता है KQ/R. तो हमारे इनर स्फीयर का, हमारे स्फीयर बी का रेडियस ऑब्वियसली आउटर स्फीयर से कम है, तो हमारे इनर स्फीयर का पोटेंशियल क्या होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा. सो हमेशा हमारा चार्ज हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, तो ऑब्वियसली हमारा चार्ज भी बी से ए की तरफ जाएगा. लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ रीजन द पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय
तो हमारा जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है वो 3 कोऑर्डिनेट्स में है, 3D एक्सप्रेशन है. इट इज गिवन एज 6x minus 8xy minus 8y plus 6yz where v is in volts and xyz are in meters. The electric force experienced by a charge of 2 coulomb situated at point 111 is. तो हमें पता करना है कि एक स्पेस है जहाँ पर हमारे पोटेंशियल की वैल्यू हमें दे रखी है. हमें उस स्पेस में पता करना है कि हमारे 2 कूलम का चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. सो बच्चों आप जानते हैं फोर्स ऑन अ चार्ज इज गिवन बाय QE. तो हमें Q तो ऑलरेडी दे रखा है, 2 कूलम का है हमारा चार्ज. तो हमें बच्चों क्या डिटरमाइन करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड. हमें पोटेंशियल दे रखा है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करनी है. और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाती है तो हम फोर्स भी डिटरमाइन कर सकते हैं. बट यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों, हमारा जो पोटेंशियल है जिसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, इस पोटेंशियल को हमें 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. और ऐसे डिफरेंशिएशन को हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन. वाई? बिकॉज हमारा जो पोटेंशियल है वो x पर भी डिपेंड है, y पर भी डिपेंड है और z पर भी डिपेंड है इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में. तो हमें पोटेंशियल को पहले x से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर ऐड करके उसे y से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और फिर z से. तो 3 बार हमें उसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बिकॉज ये 3 कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंडेंट है, तब जाकर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा. तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बच्चों हम हमारे पोटेंशियल को पार्शियली 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं. तो हमारा E का तो एक्सप्रेशन इन जनरल होता है माइनस dv/dx. तो हम इसे पहले माइनस dv/dx भी करेंगे, माइनस dv/dy भी करेंगे और इसे माइनस dv/dz भी करेंगे. तो आप देख सकते हो यहाँ पर d जो है ये डेल्टा के फॉर्म में है. करेक्ट. सो हम इसे d नहीं कहते, हम इसे डेल्टा कहते हैं. डेल्टा v/डेल्टा x एंड डेल्टा v/डेल्टा y एंड डेल्टा v/डेल्टा z. ऐसे डिफरेंशिएशन को हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन. हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में हमें हमारे कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो आप देख सकते हो हमने इस पूरे टर्म को पहले x से डिफरेंशिएट किया. तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो ये दोनों टर्म 8y और 6yz तो 0 हो जाएंगे क्योंकि यहाँ x टर्म है ही नहीं. तो बचेगा क्या? 6 माइनस 8y. तो x से डिफरेंशिएट करने से हमें मिल रहा है 6 माइनस 8y. फिर इसी टर्म को हम इसे y से डिफरेंशिएट करेंगे तो 6x वाला जो फर्स्ट टर्म है y से डिफरेंशिएट करने से ये 0 हो जाएगा. बचेगा क्या बच्चों? बाकी 3 टर्म्स में से कंपोनेंट बचेंगे माइनस 8x माइनस 8 प्लस 6z. और फाइनली इस पूरे टर्म को हम z से डिफरेंशिएट करेंगे तो z टर्म तो हमारे लास्ट एक्सप्रेशन में ही है. तो बचेगा क्या बच्चों? z से डिफरेंशिएट करने के बाद 6y. ओके. सो हमें कोऑर्डिनेट्स 1 1 1 पर डिटरमाइन करना है. तो 1 1 1 पर आप देखिए x की वैल्यू 1, y की 1 और z की 1 अगर आप ऊपर वाले एक्सप्रेशन में इंसर्ट करोगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा 2i कैप प्लस 10j कैप माइनस 6k कैप. इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम. अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. और फाइनली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा 2 अंडर रूट 35 वोल्ट पर मीटर. अब फाइनली आप फोर्स कैलकुलेट कर दोगे एज QE. तो Q है हमारा 2 कूलम इन द क्वेश्चन. सो 2 इंटू 2 रूट 35 आपको मिल गया 4 रूट 35 न्यूटन. सो ऑप्शन D बिकम्स योर करेक्ट ऑप्शन. लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 conducting spheres of radii R1 and R2 having charges Q1 and Q2 respectively are connected to each other. There is no change in energy of system. Option B है there is an increase in energy of system. Option C है there is a decrease in energy of system. And option D है a decrease in energy of system unless Q1 R2 is equal to Q2 R1. So बच्चों ये तो ऑब्वियस ही बात है, दो अलग अलग स्फीयर को अगर आप दोनों के दोनों स्फीयर्स पर चार्ज प्रेजेंट है Q1 और Q2 का, अगर आप दोनों को कनेक्ट कर देते हो लेट अस से यूजिंग अ वायर, सो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. और वो तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों के पोटेंशियल्स इक्वल नहीं हो जाते. दोनों के पोटेंशियल इक्वल होने का कंडीशन यही है Q1 R2 इज इक्वल टू Q2 R1. क्योंकि आप जैसे आप दोनों के पोटेंशियल को इक्वेट करोगे तो K Q1 बाय R1 विल बिकम इक्वल टू K Q2 बाय R2. तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा Q1 R2 इज इक्वल टू Q2 R1. K और K कैंसिल हो जाएगा. सो चार्ज तब तक फ्लो होंगे जब तक पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता. और अगर चार्ज फ्लो होंगे उस दौरान तो ऑब्वियसली वो चार्ज का फ्लो जो है वो करंट क्रिएट करेगा. और वो करंट किस फॉर्म में लूज होगा? हीट एनर्जी के फॉर्म में डिक्रीज होता जाएगा. करेक्ट. सो चार्ज की एनर्जी डिक्रीज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी और वो तब तक डिक्रीज होगी जब तक वो फ्लो करेगा. और चार्ज कब तक फ्लो करेगा? जब तक उनका पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता. सो ऑब्वियसली ऑप्शन डी क्या रहेगा आपका?
करेक्ट ऑप्शन रहेगा. सो चार्ज विल फ्लो अनलेस एंड अंटिल योर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल, एंड as and when it flows, its potential energy will reduce in the form of heat energy. So we mark option D as the correct option. Let us go for the last question of MCQ series. 4-point charges minus Q, 2Q and 2Q are placed one at each corner of the square. The relation between capital Q and small q, for which the potential at the center of the square is 0 is. तो हमारे पास आप देख सकते हो, हम इस क्वेश्चन के लिए एक डायग्राम बना सकते हैं. हमारे पास 4 चार्जेस है और हमें ये दिया है कि हमारे सेंटर पे पोटेंशियल इन सभी के वजह से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है. तो अगर पोटेंशियल सेंटर पे 0 हो रहा है तो कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच में रिलेशन क्या होना चाहिए. तो सबसे पहले बच्चों हम सेंटर पे पोटेंशियल डिटरमाइन करेंगे. सो ऑब्वियसली इन 4 चार्जेस के लिए 4 सम टर्म्स बनेंगे यहाँ पर, जो कि होगा KQ/R फॉर ईच सम टर्म. तो आप देख सकते हो, तो Q अकॉर्डिंगली हमने इंसर्ट किया और R ऑब्वियसली A/√2 होगा. एज्यूम करते हैं हमारे स्क्वायर का साइड है A, तो जो हमारा जो डायगोनल होगा वो डायगोनल का हाफ लेंथ वर्टेक्स से लेके सेंटर तक वो हो जाएगा A/√2. सो हमारे KQ/R हमने चारों के लिए ऐड कर दिया और एज पर द क्वेश्चन ये 0 है. आप इसे सिंप्लीफाई करिए बच्चों. करेक्ट सिंप्लीफाई करने पर आपको कैपिटल Q मिल जाता है इक्वल टू माइनस स्मॉल q. सो ऑप्शन A becomes your correct option. So these are all set of 20 question based on potential and potential energy. So इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए. इन क्वेश्चन सेट्स का जो PDF है वो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ स्टडी मटेरियल के सेक्शन में, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं. वहाँ पर आपको आंसर की भी मिल जाएगी. सो गो थ्रू ऑल दिस क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस फॉर योर अपकमिंग ऑनलाइन टेस्ट. टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर.